maybe you can expect around 16-17 lakhs per annum. सबसे पहले तो रोहन भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपने इस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। Thank you for inviting me actually. So it would be like a great honor to share my experiences with the freshers. So भाई, मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दें ताकि व्यूअर्स को पता चले। Hi, my name is Rohan Bhakta. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, पास आउट ऑफ 2017। उसके तुरंत बाद आई जॉइंड MBA। सो मैंने जो MBA में स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया था दैट वाज ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। So I am a 2019 pass out of that. Now currently I am working with Mahindra Finance. 2 साल 2 महीने हो चुके हैं उस कंपनी में। So Mahindra Finance is basically NBFC, just like a bank वगैरह लोन्स वगैरह देने का ये रहता है। This is all about myself. Okay. Great रोहन, great. Thank you. ये जो आपने MBA किया हुआ है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में, ठीक है? So आपका मतलब इसके पीछे मोटो क्या था? मतलब आपने यही क्यों चुना? Yeah, right. So the first thing is, जब मैंने अलग अलग स्पेशलाइजेशन जो MBA में ऑफर किए जाते हैं, राइट फ्रॉम मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, सप्लाई चेन और ये फाइनेंस वगैरह, ये सब काफी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया था। बट द थिंग इज कि मेरे डैड भी ही इज ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही ऑल्सो परस्यूड ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन। एंड मैंने भी इंजीनियरिंग किया रखा था, इसलिए बेसिकली ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन इज समथिंग दैट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू इंजीनियर्स। So, काफी सारे इंजीनियर्स जो है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑप्ट करते हैं, थिंकिंग दैट उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे जाके जॉब मिले। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट आई वांटेड टू परस्यू ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन बेसिकली इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू जो आप मैकेनिकल में सीखते हो। जैसे ऑपरेशन रिसर्च आपने सीखा होगा मैकेनिकल में, दैट इज देयर। देन ऑल द अदर सब्जेक्ट्स जो आप मैकेनिकल में पढ़ते हो, इट इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू दैट। So that is the reason मैंने operations and supply chain जो है choose किया था। And basically my interest भी वही था। So interest also played a major role in deciding the specialization. Okay, so अब आप ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन रिसर्च और सप्लाई चेन है, ठीक है, इसका करंट मार्केट में मतलब क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और इन फ्यूचर क्या होगा? Right. So first I'll just start with a slight introduction कि operations and supply chain होता क्या है। Then maybe I'll later switch into कि current उसका क्या scope है और future में इसका क्या scope है। Because to understand the scope, you need to understand कि operations and supply chain होता क्या है। तो I'll first start with supply chain। अभी जैसे supply chain ऐसा मान लेते हैं कि let's say मेरे पास एक कंपनी है जो लैपटॉप बनाता है, ठीक है? तो लैपटॉप बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स का इनपुट लगेगा, तो वो रॉ मटेरियल्स मेरे को कोई ना कोई वेंडर सप्लाई करेगा। और फिर जैसे ही मेरे कंपनी में वो लैपटॉप असेंबल होगा, वो दैट लैपटॉप आई फर्दर सर्कुलेट इट टू दी डिस्ट्रीब्यूटर्स, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे जाके कस्टमर्स को लैपटॉप प्रोडक्ट जो है बेचेंगे। तो ये जो एंटायर चेन है, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम वेंडर ऑल टू कस्टमर्स, इसको अपन बोलते हैं सप्लाई चेन। अभी जो इसमें दो टर्मिनोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा यूज होता है, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? अपस्ट्रीम मतलब जैसे आप सप्लायर से जो आइटम्स जो आपको रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में मिलता है वो हो गया अपस्ट्रीम, और जैसे आप वो प्रोडक्ट बेचते हो राइट फ्रॉम योर कंपनी टू द कस्टमर, वो आता है डाउनस्ट्रीम में। सो दिस इज व्हाट सप्लाई चेन इज। नाउ अभी सप्लाई चेन में भी काफी सारे इट्स अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, अंदर काफी सारी चीजें है सप्लाई चेन में। जैसे वेंडर आपको वो रॉ मटेरियल सप्लाई कैसे करेगा, थ्रू मे बी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, मे बी इट विल बी सी ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, या फिर नॉर्मल ट्रकिंग के थ्रू आएगा। तो दैट वो सब पार्ट आता है लॉजिस्टिक्स में। फिर जो दूसरा चीज है, जो आपको वेंडर जो प्रोडक्ट्स है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा आपके कंपनी के लिए, वो आप कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, जो वेयर हाउस हो गया, आपका गोडाउन हो गया, वहां आप स्टोर करोगे। तो उस कंसेप्ट में आता है, वहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है। फिर दूसरा चीज जो थर्ड है, वो आप बेसिकली कस्टमर्स को जो है आपके जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं कंपनी में एक बार, वो आप कस्टमर्स को बेचोगे। सो दैट इज अगेन कम्स अंडर लॉजिस्टिक्स। सो दिस एंटायरिटी इज नथिंग बट योर सप्लाई चेन। सो नाउ लेट्स कम टू ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस इन अ सिंपल वे इज नथिंग बट जो भी आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हो ना, दैट इज नथिंग बट ऑपरेशंस। चाहे आप एक कंपनी, एक बहुत बड़ा प्लांट भी हो आपके पास,
जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होता है वो होता है ऑपरेशन आपका। तो वेंडर के यहाँ पे भी जो रॉ मटेरियल्स वो बनाता है उसके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा, इन प्लेस होता होगा जिससे वो रॉ मटेरियल्स बनता है, दैट इज ऑपरेशन। जो आपके कंपनी में प्रोसेस फॉलो होता है दैट इज ऑपरेशन। तो दिस इज नथिंग बट ऑपरेशन। सो बेसिकली एमबीए कॉलेज में जो सिखाया जाता है इसी ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन को मैनेज करने का, हेंस इट इज कॉल्ड ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो कोर्स है। अभी ये मैनेज जो है उसमें कैसे करेंगे, अभी ये मैनेजमेंट करने के लिए भी काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, फ्रेमवर्क्स है, वो सिखाए जाते हैं एमबीए कॉलेजेस में। जैसे एक हो गया सिक्स सिग्मा हो गया, लीन सिक्स सिग्मा हो गया। जैसे अभी क्या है, अभी जो कंपनीज है वो इतने सारा बढ़ गए ना कि अभी जो कस्टमर्स है दे नीड टू एक्चुअली, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो कंपनीज को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जो वैल्यू है कस्टमर के लिए वो होना चाहिए। सो कस्टमर शुड रिकॉग्नाइज दैट ब्रांड। सो अभी जो कंपटीशन है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, दैट इज बेसिकली दो कंपनीज के बीच में नहीं है कंपटीशन, इट्स अ कंपटीशन बिटवीन द एंटायर सप्लाई चेन। अगर आपको टाइम टू मार्केट, मतलब आपको अपना प्रोडक्ट जो है अगर जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंचाना है तो आपका सप्लाई चेन इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो वही होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। बेसिकली आप अपना ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन दोनों का एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव बनाने को ट्राई करते हैं। सो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी मतलब आप जो प्रोडक्ट, आपका जो आउटपुट और इनपुट का जो ये रहता है, आप कितने इनपुट से कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हो। और जो इफेक्टिवनेस है मतलब उसका मतलब जो आप अपना आउटपुट प्रोड्यूस करते हो वो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हो। So that is the key terminology that is there in this operations and supply chain management, which is your efficiency and effectiveness. So this entire thing is your supply chain and operations management. Now coming to your question जो आपने पूछा था कि basically current scenario और future trend क्या है इसका। Now अभी currently जैसे अगर देखा जाए तो हर एक फील्ड में, जैसे अगर आप मार्केटिंग भी लेते हो तो मार्केटिंग के आगे मार्केट रिसर्च होता है, एचआर लिया जाए तो एचआर एनालिटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स लिया जाए तो इकोनोमेट्रिक्स फील्ड होता है। तो हर एक चीज के आगे आजकल ये जो एनालिटिक्स टर्म है वो जुड़ गया है। तो अगर आप प्रेजेंटली देखोगे इवन ऑपरेशंस के बाद भी ये ऑपरेशन एनालिटिक्स जो है इट प्लेज अ वेरी की रोल नाउअडेज। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने एक्चुअली एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड, रिटेल कंपनी था, फर्नीचर रिटेल कंपनी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रुप डिस्कशन में निकल गया था उसी कंपनी से, आई कुड नॉट बी सिलेक्टेड। सो उस जॉब का मुझे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन याद है कि उसमें भी उन्होंने दे सेड कि इफ यू नो एसक्यूएल जो अपना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज रहता है, इट्स अ प्लस पॉइंट। सो आजकल जो भी कंपनीज वगैरह हायरिंग वगैरह करते हैं दे वांट, दे आर लाइक कि आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ना हो, यू शुड आल्सो नो कि हाउ टू एनालाइज द डेटा दैट इज एक्चुअली देयर विद द कंपनी। वो कंपनी के पास बस पड़ा रहता है। Your job would be to analyze that data and ensure कि आपका जो operations है, supply chain है, वो efficient और effectiveness हो। So that is the main motive. So presently that is one of the thing. अगर आप फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर में उसका क्या, और हाँ वन मोर थिंग कि आजकल के जो कंपनीज है दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन दिस बिजनेस एक्सेलेंस डिपार्टमेंट। इवन जो मैं कंपनी में काम करता हूँ वहां पे भी एक बहुत बड़ा बिजनेस एक्सेलेंस का डिपार्टमेंट है जो यही सब देखता है, सिक्स सिग्मा कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कि कौन सा प्रोसेस है जो अभी कम इफेक्टिव है और उसको कितना और बेहतर बना सकते हैं। तो ये सब चीजें आजकल हर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता ही है। तो इसका जो प्रेजेंट स्कोप है दैट इज वेरी वाइड एंड वेरी ह्यूज। सो कमिंग टू द फ्यूचर स्कोप, अगर आप फ्यूचर स्कोप में देखोगे तो फ्यूचर स्कोप में बेसिकली दो नए टर्मिनोलॉजीज है जो आजकल काफी नियर फ्यूचर में आने वाले हैं। सो वन वुड बी द ग्रीन सप्लाई चेन। अभी क्या है, जैसे बड़े बड़े कंपनीज है जैसे एप्पल वगैरह, तो वो लोग दे आर ट्राइंग टू मेक देयर एंटायर सप्लाई चेन मोर एंड मोर सस्टेनेबल। मतलब जो उनका कार्बन फुटप्रिंट है दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिड्यूस। सर ऐसा नहीं है कि एप्पल सिर्फ अपने कंपनी का ही ये देख रहा है कि कितना वो कार्बन फुटप्रिंट जो है रिड्यूस कर सकता है। इट इज ऑल्सो लुकिंग एट देयर वेंडर्स कि वो वेंडर्स को कैसे हेल्प करे कि वो भी अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस कर पाए। तो वो लोग बेसिकली वेंडर्स को हेल्प करते हैं सोलर पैनल्स वगैरह लगाने को। there's a lot of initiatives going on in Apple. So what I feel is this green supply chain का जो concept है आगे जाके इंडिया में भी it will come and many of the companies will want to reduce their carbon footprint considering कि how it is actually harming our environment. And second thing that I would say is मैंने अपने MBA के करिकुलम में एक छोटा सा रिसर्च पेपर किया था, सेकेंडरी रिसर्च पेपर था। It was basically how 3D printing is affecting our supply chain.
अभी 3D प्रिंटिंग का इंडिया में इतना बड़ा मार्केट नहीं है एज ऑफ नाउ. So it is basically like, for those of you who don't know what is 3D printing, it is basically like एक आप CAD डायग्राम सप्लाई ये करते हो, कंप्यूटर को फीड करते हो, और जो मटेरियल से आपको बनाने का आइटम वो आप 3D प्रिंटर में लोड करते हो. सो लेयर बाय लेयर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है. So that is what 3D printing. So imagine how it could actually disrupt the supply chain. जैसे अभी आप लेट्स से एक प्रोडक्शन इसके लिए आप डिपेंडेंट हो एक अपने प्लांट पे, जैसे लेकिन आपका कस्टमर काफी दूर रहता है, तो उधर तक आपको सप्लाई करने के लॉजिस्टिकल कॉस्ट, आपका पेट्रोल जो फ्यूल है वो भी काफी कुछ जाने वाला है. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन हैव अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ लाइक शॉप्स वेरिन जो कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट वो आप उधर के उधर 3D प्रिंट कर सकते हो, instead of exporting the product to the customers. So that is one of the things that might come in the near future. That is the 3D print. Great career in operation and supply chain. Right. I think yes. क्योंकि आपकी बात से आपने जिस हिसाब से जो भी चीजें बताई है, ठीक है, yes. तो इससे एक पता चल रहा है कि एक कंपनी को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं उसका जो सप्लाई चेन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल हम लोग इसका ले सकते हैं अमेज़न का. तो अमेज़न का आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट जब बाय करते हैं हम लोग तो उसका डिलीवरी बहुत फास्ट होता है. yes. तो कहीं ना कहीं और इसी वजह से क्या हो रहा है कि उसका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है कंपनी. राइट. तो yes. तो इससे पता चलता है कि इसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप होगा. इतना तो है, मतलब करंट तो है ही, बट फ्यूचर में और ज्यादा इस पे काम होने वाला है, बहुत सारे रिसर्च होने वाले हैं और नई नई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आएगी. yes. और बात सिर्फ एक्चुअली कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने का नहीं है, बात ये भी हो सकता है कि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं है देन वो वापस कंपनी को भेजेगा. सो दैट इज समथिंग कम्स अंडर रिवर्स लॉजिस्टिक्स. सो दैट रिवर्स लॉजिस्टिक्स इज आल्सो अ बिग मार्केट नाउ. और हो सकता है जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हो वो आगे जाके कस्टमर जो है रिसाइकल करना चाह रहा हो प्रोडक्ट को. तो दैट ऑल्सो द कंपनी हैज टू इंश्योर कि वो कस्टमर से प्रोडक्ट ले, उसको कुछ बेनिफिट दे कस्टमर को, एंड देन रिसाइकल दैट प्रोडक्ट. So that also comes under reverse logistics. So अभी जो reverse logistics का भी जो field है, that is also gaining lot of importance in today's competitive market. Definitely यार, definitely. और दूसरी चीज एक बात और आपने अभी बताई थी, आपने कुछ एनालिसिस के बारे में बात किया था, एनालिटिक्स. मतलब कोई भी चीज होता है उसमें एक एनालिटिक्स जुड़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है जो कि हर एक सेक्टर में आ रहा है. yes. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस रिगार्डिंग. जो एनालिटिक्स है वो बेसिकली कहाँ पे आप ऑपरेशंस में यूज करते हो, इज बेसिकली व्हेन यू डू प्रोजेक्ट्स लाइक लीन सिक्स सिग्मा. तो लीन सिक्स सिग्मा बेसिकली आपको मेन एजेंडा उसका ये रहता है कि आपको डिफेक्ट्स जो है वो रिड्यूस करने का रहता है. सो वो डिफेक्ट्स रिड्यूस करने के लिए यू शुड हैव अ डेटा, कि आपको पहले ये देखना है कि आपका कंपनी लैग कहाँ कर रहा है. तो डेटा जो अपना डेटा एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में रहने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज अ ऑपरेशन एनालिस्ट यू शुड बी थरो कि आपको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, आपको क्या क्या पैरामीटर्स का एनालाइज करना है, और क्या रिजल्ट्स आपको जो है सीनियर मैनेजमेंट को दिखाना है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान मेरा क्या क्या रिजल्ट्स आया. तो इस चीज में एक चीज काफी ज्यादा इग्नोर हो जाता है कि एक ऑपरेशंस का जो भी स्टूडेंट है या फिर जो ऑपरेशन जो वर्क कर रहा है, ही शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. बिकॉज वो जो रिजल्ट जो उसको मिलता है वो एक लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, तो ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इट टू द सीनियर मैनेजमेंट वेरी एफिशिएंटली. ही शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्ट मेरा क्या था, मैंने क्यों किया है प्रोजेक्ट, और इससे क्या इन्फरेंस जो है मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ. तो ही शुड हैव ऑल्सो लाइक ऑपरेशन स्टूडेंट को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि डैशबोर्डिंग वगैरह कैसे करें, जो एक्सेल में डैशबोर्डिंग वगैरह करते हैं, दैट ऑल्सो ही शुड बी वेल अवेयर ऑफ. तो ये भी एक काफी क्रिटिकल चीज है. along with the this thing analysis part तो आपका strong होगा ही, you should also be able to communicate the results that you are actually finding out from that this project. सही बात की आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हायर अथॉरिटी होती है वो उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं, उन्हें उतना टेक्निकल टर्म्स पता नहीं होते हैं, तो उन्हें कुछ इस लैंग्वेज में कुछ स्टोरी फॉर्म में इस तरह से अपने रिजल्ट को एक्सप्रेस करना होता है, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर लें कि हम बोलना क्या चाहते हैं. तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें. यस, एग्रीड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई पर्सन इसमें ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में मास्टर्स करता है, ठीक है,
जैसे आपने एमबीए किया है, ठीक है, यस। और इसमें आई थिंक एमटेक भी होता है इस कोर्स के लिए। कुछ कॉलेजेस हैं जो एमटेक प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या क्या वर्क प्रोफाइल इंडस्ट्री में अवेलेबल होती है जिसमें पर्सन काम कर सकता है? बेसिकली जो एमबीए करिकुलम में आपको सिखाया जाता है वो सारे जो मैंने अभी आपको बताया, लीन सिक्स सिग्मा हो गया, इन्वेंट्री के बारे में हो गया, फिर अपना बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके एक टर्म होता है। दैट इज बेसिकली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज बेसिकली जो आपका एक प्रोसेस है, अगर आपको लग रहा है कि इसका अभी कुछ नहीं हो पाएगा तो आप पूरे प्रोसेस को ग्राउंड लेवल से फिर से रीडेवलप करते हो। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. So that is also one thing that comes up in the MBA curriculum. Then project management, wo bhi even in fact I would say it comes under operations only, because in project management also what you are doing is you are basically managing a project. और a project में क्या है, it is basically a set of activities that needs to be executed for that particular project. So वो projects को भी manage करने के लिए you need to have some management skills जो आपको project management के curriculum में सिखाया जाता है. So that is also one thing that can come up. So basically, you can be in the department of business excellence of any company, wherein you will be executing projects like Lean Six Sigma, business process re-engineering, excuse me, business process re-engineering. Then you can be an inventory manager as well, managing the inventory, forecasting कि आपको कितना demand और supply का gap आपको कैसे reduce करना है, वो आप analyze करोगे उसमें, जो अपना time series models वगैरह होते हैं, जिसको actually machine learning थोड़ा बहुत लगता है. So that is where inventory management can come into play. Then the third thing would be, I would say, business excellence हो गया. Then logistics एक बहुत बड़ा field है जहाँ पे a person can enter. So उसमें basically you have to take care कि जो consignments आपको मिलते हैं उसका documentation. It's a very it's a very interesting field. आपको काफी कुछ चीजें ध्यान में रखने पड़ते हैं because consignments जो है काफी large amount के होते हैं. You should be very careful with those consignments. It's a very interesting field. एंड इनफैक्ट इवन लॉजिस्टिक्स में भी अलग अलग पार्ट है, जैसे कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स हो गया, जो सी फूड वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का होता है, उसके लिए भी आजकल अलग अलग कंपनीज है जो कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स देखते हैं. और काफी सारे. देन यू कैन बी एन एनालिस्ट, ऑफ कोर्स एन ऑपरेशन एनालिस्ट विल बी टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन का जो भी प्रोजेक्ट्स है, दैट ही कैन टेक केयर ऑफ. देन यू कैन ऑल्सो बी इन द परचेज डिपार्टमेंट एज वेल. So basically you look after procurement. आप vendors का analysis करोगे कि कौन सा vendor कौन से product के लिए अच्छा रहेगा. Basically उसको बोलते हैं vendor analysis, जिसमें आप basically vendor को rating देते हो कि कौन सा vendor आपके let's say आपको कुछ चीजें purchase कर रहे हैं, तो वो purchase के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन से parameters उस purchase के लिए जरूरी है. Whether cost is your first priority, whether the reliability of the vendor is your first priority. And based on that you actually rate those vendors. So जो vendor का score सबसे ज्यादा आता है, that vendor से आप order लेते हो. So purchase is also one such field that an aspiring operation student can venture into. So ये सारे जो है profiles खुल जाते हैं. तो काफी ज्यादा प्रोफाइल अवेलेबल है, मतलब देखा जाए तो मतलब अगर ये कोर्स करने के बाद भी इसमें जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जैसे आपने जो कोर्स किया होगा तो आपको कुछ 10-12 सब्जेक्ट होंगे जो भी होंगे, तो मुझे लगता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट प्रोफाइल है. जैसे लॉजिस्टिक्स आपने बताया, देन उसके बाद एक वेंडर एनालिस्ट के बारे में बताया, तो बहुत सारी चीजें हैं. सो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन है, इसमें सैलरी क्या होती है एक प्रोफेशनल की, अगर उसने एमबीए किया है तो एक एवरेज सैलरी? देखिए अभी एमबीए का जो है कैसा रहता है कि डिपेंड्स ऑन दी कॉलेज. काफी सारे वेरिएबल्स इसमें जुड़ जाते हैं. वो कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट कैसा है. सो बेसिकली कैसा रहता है, यू कैन एक्सपेक्ट, सी एज अ फ्रेशर यू कांट एक्सपेक्ट दैट हाई एज वेल अंटिल अनलेस यू हैव डन एमबीए फ्रॉम अ वेरी हाई एस्टीम्ड कॉलेज. जैसे निट्टी एक कॉलेज है, फिर एसपी जैन कॉलेज है. इसमें जो ऑपरेशंस का प्रोफाइल है उसमें काफी अच्छी सैलरी रहती है, लाइक अराउंड मे बी यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 16-17 lakhs per annum. बट जैसे आप थोड़ा नीचे आते हो कॉलेजेस के लेवल में, इट कम्स डाउन, इट कम्स टू अराउंड मे बी 6 lakhs per annum and average. This is the average salary. It can be even less than that. It can be greater than that. So you can expect around 6 lakhs per annum and so on. उतना तो मिल ही सकता है. Okay. Means main factor is college. College, yes, very important. The next thing जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि सपोज कोई पर्सन है, वो एमटेक या एमबीए नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब मास्टर्स के लिए नहीं जा सकता,
ठीक है, उसने ओके जस्ट अपना बी इन मैकेनिकल किया हुआ है और वो ओके चाहता है कि मैं ऑपरेशन में या सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स में करियर बनाऊं। ओके। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए अभी कैसा है, कॉलेज के काफी सारे प्रोज एंड कॉन्स है वैसे। अभी अभी अगर आप लेट्स से आपको एमबीए करना है, सो आपको ये फायदा मिलता है कि बेसिकली आपको कॉलेज जो है, दिस इज माय ऑल पर्सनल ओपिनियन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। सो जो आपको हम्म, कॉलेज है वो आपको इंटर्नशिप देता है 2 मंथ्स का। यानी आप जो भी सीखते हो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम में, वो आप जाके एक कंपनी में जहां पे भी आप इंटर्नशिप करोगे वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और एक फायदा जो कॉलेज का रहता है कि ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताया, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो गया, लीन सिक्स, वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो आपको एक टोटल एक फेयर आइडिया आ जाता है कि ये ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन है क्या। और तीसरा एडवांटेज जो है कॉलेज का, मेन एडवांटेज जो है वो, यू कैन डू केस स्टडीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केस स्टडीज। आप आपके पास अच्छे अच्छे फैकल्टी होते हैं जो आपको गाइड करेंगी कि आप अपना खुद का रिसर्च पेपर कैसे लिखोगे, चाहे वो प्राइमरी डेटा पे हो या फिर सेकेंडरी डेटा पे हो। सो दैट इज बेसिकली प्रोस है जो कॉलेज में रहेंगे। और जो कॉन्स है बेसिकली इज एवरी एमबीए कॉलेज इज वेरी एक्सपेंसिव। सो हो सकता है आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आफ्टर प्लेसमेंट मिले या ना मिले। सो एवरीथिंग हैज इज प्रोज एंड कॉन्स। लेट्स से अगर आपको एमबीए करना है नहीं है, अगर आपको कहीं ऑनलाइन कोर्स करके यू हैव टू गेट इनटू दिस फील्ड, देन आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, वेदर यू वांट टू डू अ लीन सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन। उसमें भी काफी सारे लेवल्स है, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम व्हाइट बेल्ट टू द मास्टर ब्लैक बेल्ट। सो लेकिन ब्लैक बेल्ट के लिए आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कोई भी कंपनी में जाके कि ये मेरा प्रोजेक्ट है एंड आई हैव कंडक्टेड दैट लीन सिक्स सिग्मा ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, and then they have to, you to show that, then and only then you will get a black belt certification. Green belt तक आप कर सकते हो, after getting green belt also you can get a job, but that also depends कि क्योंकि क्या आजकल green belt करना बहुत easy है। So that thing you have to take care कि आप कहाँ से हो green belt ये कर रहे हो। So white belt, yellow belt, green belt, black belt and then master black belt, ये levels होते हैं लीन सिक्स सिग्मा के। तो ये एक आपका ऑप्शन है, ये आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। इसका कॉस्ट जो है बेसिकली जो ग्रीन बेल्ट तक है थोड़ा चीप है, ब्लैक बेल्ट तक अराउंड 25K तक जाता है अगर आप उसका कोर्स का सर्टिफिकेशन का फीस देख रहे हो तो। दूसरा चीज जो आप कर सकते हो वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यू कैन वेंचर। जैसे मैंने बोला था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी वाइड स्कोप, तो उसमें भी जो फ्रेशर्स है उनके लिए एक कोर्स आता है सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज CAPM। सो ये जो है एक एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट करके, PMI। सो दे एक्चुअली कंडक्ट दिस एग्जाम। इट्स आई थिंक एन MCQ फॉर्मेट एग्जाम रहता है वो। सो उसमें आपको बेसिकली एक सर्टन लेवल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स का आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए अराउंड 24 आवर्स। सो एटलीस्ट 24 आवर्स का आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। आप वो 24 आवर्स को कहीं से भी कर सकते हो, आप यूडेमी का कोई भी कोर्स लो, वहां से आप 24 आवर्स का पीडीयूज जो बोलते हैं उसको, वो आप गेन कर सकते हो। उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो जो CAPM का है। ये भी काफी कॉस्टली एग्जाम है, आई डोंट रिकलेक्ट द फीस एग्जैक्टली, बट काफी लोग जो है करते हैं। इसके ऊपर एक सर्टिफिकेशन रहता है जो बेसिकली अपना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग ही कर सकते हैं। सो दैट इज दे कैन नॉट डू CAPM, जो फ्रेशर्स होते हैं दे कैन नॉट डू CAPM, they have to do that the other certification जो experience लोग को ही करना पड़ता है। I don't exactly recollect that course का name, and जो basically you have a book for this two examination that is called as project management book of knowledge, that is a PMBOK। so वो आपको स्टडी करना होगा, जो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह है वो जो भी सिखाते हैं वो इस PMBOK के थ्रू ही सिखाते हैं। so that you should be well aware of कि क्या होता है CAPM। Then the other thing is basically inventory management and logistics के field में you can basically do it from Coursera, maybe edX or Udemy as well। तो उसका कोई certification course I don't recollect, मेरे knowledge के हिसाब से I don't think there is there। Correct me if I am wrong। So these are the different options that student जो MBA नहीं करना चाहता that he or she can explore। सो अभी भाई जैसे आपने बताया कि कुछ सर्टिफिकेशन करने होंगे, कुछ कोर्सेज करने होंगे, ठीक है। सो इसके अलावा क्या कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर सीख ले, वैसे टाइप का कुछ? बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है, देखिए सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया वो सब ERP के थ्रू मैनेज होता है।
कंपनीज। सो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि जो अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, वो सब बेसिकली जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो पूरे कंपनी का एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर रहता है, उसके थ्रू होता है, जहाँ पे आप वेंडर्स के साथ जो बिडिंग वगैरह कर सकते हैं, वो दैट यू कैन इंश्योर थ्रू दैट ईआरपी। ईआरपी सीखने के लिए जो SAP ERP इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ERP। तो आई डोंट थिंक फॉर फ्रेशर्स इट इज देयर, बट अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, यस देयर आर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने खुद ने किया था, दैट वाज प्राइमावेरा P6, दैट इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डू, दैट इज बाय ओरेकल। इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स, जहाँ पे आप बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है, आप उसमें जो भी एक्टिविटीज आप उसमें करने वाले हो, दैट यू कैन जॉट इट डाउन, आप उसका एक गैंट चार्ट बना सकते हो। गैंट चार्ट बनाने के बाद यू कैन एक्चुअली ट्रैक, जैसे जैसे एक्टिविटीज एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, यू कैन ट्रैक कि कहाँ पे अटका है प्रोजेक्ट, कहाँ पे उसको अपन फास्ट कर सकते हैं, दैट ऑल यू कैन डू। There is one more software, that is the Microsoft Projects. So that is again by Microsoft, and this Primavera is by Oracle. So these are the two widely used softwares for project management that you can do. बाकी सब जो Six Sigma वगैरह है, उसके लिए एक Six Sigma is nothing but your statistics. You need to have knowledge of statistics, of course. उसके लिए बेसिकली जो यूज किया जाता है वो है Minitab सॉफ्टवेयर करके है, उस पे ये स्टैटिस्टिकल जो भी एनालिसिस है वो उस पे किया जाता है। एंड बेसिकली इफ यू नो SQL, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह में हो, तो आपके पास काफी ज्यादा लोड्स एंड लोड्स ऑफ डेटा आएगा, तो यू कैन बेसिकली इंटरैक्ट विद दैट डेटाबेसेस यूजिंग दैट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आल्सो। एंड आल्सो इफ यू नो पाइथन, दैट इज आल्सो अ प्लस पॉइंट, बिकॉज आप अगर आपको टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट, जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। So these are the different coding languages as well as softwares that an aspiring student can do. तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपने जिन लैंग्वेजेस की बात की, जिन सॉफ्टवेयर की बात की, सो ये कहीं ना कहीं एक जो डेटा साइंस का जो कोर्स होता है उसका हिस्सा है कहीं ना कहीं। राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस करिकुलम। तो अभी आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब मैंने काफी लोगों से इंटरेक्शन किया है, तो कहीं ना कहीं वो डेटा साइंस को लेके आ जाते हैं बीच में। मतलब कुछ स्टूडेंट थे जो IIT से MTech वगैरह कर रहे थे, ठीक है, और कुछ इंडस्ट्री में है, तो उनसे मतलब बात होती है तो कहीं ना कहीं पाइथन, फिर SQL, डेटा साइंस, ML, AI, इन चीजों को लेके ही आ रहे हैं। इवन वो मैकेनिकल के बंदे हैं, ठीक है, फिर भी मतलब ऐसा हो गया है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी ब्रांच कुछ भी हो, कोई भी ब्रांच हो आपकी, लेकिन ये जो डेटा साइंस है ये आपको सीखना ही पड़ेगा। राइट। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि बोलते हैं कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ डेटा, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा डेटा है वो उतना ज्यादा बड़ी कंपनी है, उतना ज्यादा उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। यस। अभी जैसे आपने ऑलरेडी ये चीजें बताई है, कोर्सेस, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये काफी कुछ बताया आपने, बट एक जो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में होता है या थर्ड ईयर में है, ठीक है, सो उसके लिए एक करेक्ट रोड मैप क्या होगा, सो दैट वो प्रोजेक्ट करे, इंटर्नशिप करे, फिर सॉफ्टवेयर सीखे और फाइनली उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसके लिए उसको मतलब क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑपरेशंस में जाना है, तो देन मैं तो यही कहूंगा कि इफ ही इज ओके विद डूइंग अ डिग्री, जो MBA और MTech होता है, दैट इज गुड, बिकॉज यू गेट अ क्लियर कट आइडिया ऑफ हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस फील्ड, you gain a lot of experience, knowledge जो internships के through आपको मिलता है, so that is the first thing that he or she can do. अगर नहीं, if he is not okay with doing an MBA and MTech, then of course he has to first identify कि उसका interest किस में है, project management हो गया, फिर कोई business excellence हो गया, then based on that he has to go deep into that field. अभी अगर project management है, then he has to learn the software जो मैं Primavera और MS Projects बोला था, that he has to learn. Then he has to also, he or she can also give a CAPM exam. Then and post that he or she can start looking for a job. वैसा अगर उसको business excellence में interest है, then he better do a certification in Lean Six Sigma. And Lean Six Sigma में साथ साथ he can learn some terminologies like what is business process reengineering, ये projects कैसे handle करे, and basically the best thing to do is basically कहाँ से नेट से जो भी case studies मिल रहा है ना, वो उठा के उसको पढ़ो। केस स्टडी इज द बेस्ट थिंग, जो आपको बेसिकली एक आइडिया देगा कि जो आप थियरी नॉलेज पढ़ रहे हो वो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे कंपनी में। और बेसिकली मैंने भी ये काफी चीज मैंने इग्नोर किया था मेरे भी MBA करिकुलम में। फाइनेंस इज ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंस।
बिकॉज कैसे लोगों को, मेरा भी ये मिसकंसेप्शन था जब मैं एमबीए करने गया था विद ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन एज स्पेशलाइजेशन, कि मुझे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही जॉब मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि सर्विस सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर होता है, एनबीएफसी सेक्टर होता है, उसमें भी उतना ही इंपॉर्टेंस है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन का। अगर आप कोई भी कॉलेज जा रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सिर्फ अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो बीए और एमबीए इन ऑपरेशंस करने को, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब मिलेगा, आपको सर्विस सेक्टर बैंकिंग में भी जॉब मिल सकता है। क्योंकि आजकल बैंकिंग में भी मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस एक्सीलेंस है, और क्योंकि बैंकिंग भी उतना ज्यादा अभी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। एक्चुअली एक टर्मिनोलॉजी भी है जिसको अपन बोलते हैं सर्विस स्केप करके। जो आजकल के कस्टमर्स है, बैंक का जो एम्बियंस है, बैंक का सर्विस कैसा है, दैट ऑल्सो दे टेक इन टू कंसिडरेशन बिफोर एक्सप्लोरिंग एनी प्रोडक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। सो वो भी एक जरूरी चीज है। और फाइनेंस को कभी भी ये मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना। मैंने भी वही किया था, मेरे को वही लगा था मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं फाइनेंस पढ़ के क्या करूंगा। सो बाद में जब मैं एक्चुअली एमबीए का करिकुलम करने लगा था, एज एन ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, मतलब ऑपरेशंस एम्प्लॉय, यू नीड टू बी वेल अवेयर कि जो फाइनेंशियल रेशियोज है, जो बैलेंस शीट जब एक कंपनी अपना पब्लिश करता है, यू शुड हैव अ थरो नॉलेज कि आप क्या क्या रेशियोज जो है उस बैलेंस शीट से निकाल सकते हो। क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसा चीज है जिससे आप पता लगा सकते हो एकदम तुरंत कि कंपनी कहाँ ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है और कहाँ पे वो स्पेंडिंग को कर्टेल कर सकता है। सो दैट रेशियोज यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। आप चाहिए तो नेट पे जाओ, कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट उठाओ, नेट से स्टडी करो कि कौन कौन से रेशियोज जो है निकाल सकते हो बैलेंस से, वो आप उस पर ट्राई करो वो कंपनी के लिए। आपको काफी कुछ उस कंपनी के बारे में थरो आइडिया आ जाएगा। अगर आप इंटरव्यू को भी जा रहे हो एक पर्टिकुलर एक्सवाईजी कंपनी के लिए, उसका बैलेंस शीट निकालो इंटरनेट से, उस पर रेशियोज इंप्लीमेंट करो, और वो फिर जाके आप इंटरव्यू दो। एंड दैट इज फॉर श्योर कि आप जब इंटरव्यू में ये सब टेक्निकल चीजें बोलोगे, फाइनेंशियली जो रेशियोज जो आपने निकाले, तो आपका प्रोस्पेक्ट जो इस कंपनी में सिलेक्ट होने का काफी ज्यादा चांस जो है बढ़ जाता है। सो दैट इज वन थिंग दैट स्टूडेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ। बिल्कुल सही बात की भाई आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को भी इससे पता चल जाएगा कि यू आर मोर इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर आप कंपनी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ आपने कंपनी के बारे में पढ़ा ही नहीं है कि उसकी प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, तो इससे पता चलता है कि मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। है कि नहीं? और कंपनी भी ऐसे पर्सन को हायर करती है जिसमें उसको लगता है कि हाँ यार, ये बंदा हमारी कंपनी को आगे आगे लेके जा सकता है। राइट। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता ही है कि ये जो करंट मार्केट है, ठीक है, इसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर का जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोला जाता है कि अभी शायद मैकेनिकल की जो जॉब्स है, कोर मैकेनिकल की जॉब्स, वो काफी कम हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे, ठीक है, ऐसे समय पे एक मैकेनिकल ग्रेजुएट को क्या करना चाहिए ताकि वो अपना अच्छा करियर पा सके? सो बेसिकली जैसे आपने बोला कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कोर जॉब्स है वो आजकल काफी जो है कम हो चुके हैं मार्केट में, जॉब मार्केट में। सो बेसिकली वही है कि आज आप कोई भी इंजीनियरिंग करो, आपको आगे जाके पढ़ाई तो करना ही पड़ता है। सो बी इट थ्रू योर ऑनलाइन कोर्सेज और बी इट थ्रू योर एमबीए, एमटेक, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको वो देखना है सबसे पहले कि आपको इंटरेस्ट किसमें, अगर आपको टेक्निकल सेल्स या टेक्निकल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो टू मार्केटिंग एज वेल, वो एक ऑप्शन खुल जाता है। अगर आपको ऑपरेशन सप्लाई चेन यानी जो बिजनेस एक्सीलेंस वगैरह में जाना है, आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह को इम्प्रोवाइज करना है जो कि काफी रिलेटेड है टू मैकेनिकल, यू कैन परस्यू ऑपरेशन सप्लाई चेन। then again you can go to more like computer stuff like machine learning and thing, because manufacturing में भी आजकल बहुत सारा ऐसा, जैसे लेट्स से कंप्यूटर विजन हो गया, वो सब कैसे इसमें आते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में आते हैं, वो भी आजकल काफी ज्यादा जो है यूज होता है। So robotics हो गया, robotics is one field wherein you can pursue your career. Then artificial intelligence is one thing, which is nothing but robotics is a part of artificial intelligence. So yes, काफी सारे जो options है that you need to explore after you graduate with your engineering degree. Okay, means कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है। जैसे अभी AI, ML, रोबोटिक्स हो गया, देन ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, सो इन सब चीजों की डिमांड है। तो आई होप इसमें ज्यादा करियर है, क्योंकि हर जगह पे ऑटोमेशन आ रहा है। अब ऐसा हो गया, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, वहां पे भी
ऑटोमेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पहले ट्रेडिशनल वर्क होता था, ट्रेडिशनल यस मशीनिंग होती थी, ट्रेडिशनल जो प्रोसेस थे, वो कहीं ना कहीं अब कुछ वहां पे ऑटोमेशन आ जा रहा है। यस यस, आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट है क्या, देन अलाइन दैट इंटरेस्ट विद जो डिमांड चल रहा है, देन यू कैन एक्सप्लोर। आपको एक राइट चॉइस कि आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे क्या क्या ऑप्शंस है, पहले आपको इंटरेस्ट किस चीज में है और उसकी स्टैट्स है उस फील्ड का, वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए इंटरनेट गूगल करके, देन यू विल कम टू नो कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर मी। आप एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब जो भी अपना करियर ऑपरेशन और सप्लाई चेन में बनाना चाहता है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एडवाइस तो एज सच मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट हाउएवर जो मैंने मिस्टेक्स किए थे दैट आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज सो दैट जो एस्पायरेंट्स है दे नीड नॉट मेक द सेम मिस्टेक। जो फर्स्ट थिंग इज बेसिकली वही जो मैंने ऑलरेडी स्ट्रेस किया हुआ है कि फाइनेंस को साइडलाइन मत कीजिए। फाइनेंस इज वेरी क्रिटिकल, जो भी कंपनी है उसका बैलेंस शीट उठाओ और उसमें जो भी रेशियोज है निकालो। देन द सेकंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज सॉल्व अपना जो भी केस स्टडीज है वो सॉल्व एज मच एज यू कैन, बिकॉज कॉलेज में अगर आपका कॉलेज काफी अच्छा है तो वो हो सकता है कॉलेज में बेसिकली केस स्टडी अप्रोच फॉलो करते हो फॉर टीचिंग, बट जो कॉलेज जो एवरेज कॉलेजेस है उसमें बेसिकली थियरी ज्यादा इम्पार्ट करते हैं, तो थियरी को आप अप्लाई कैसे करोगे, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय दिस केस स्टडीज अप्रोच। सो जितना हो सके उतना ज्यादा केस स्टडीज जो है आप ये सॉल्व कीजिए। और तीसरा चीज जो है रिसर्च पेपर्स, जितना हो सकता है आप रिसर्च पेपर लिखे, चाहे वो प्राइमरी डेटा पे हो या फिर सेकेंडरी डेटा पे हो। इससे आपको एक चीज समझ में ये आएगा कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे मैंने भी जो एक सेकेंडरी रिसर्च पेपर लिखा था अपने एमबीए के इस पे, दैट वाज इम्पैक्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक्स, उसमें मेरे को काफी सारे इंसाइट्स मिले थे। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग वही रिसर्च पेपर जितना हो सके उतना आप लिखो, चाहे प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, क्योंकि रिसर्च पेपर्स लिखने को भी काफी टाइम लगता है, उसके लिए एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट वगैरह रहता है। तो उससे क्या आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली मार्केट पे भी चल क्या रहा है, क्योंकि आप रिसर्च पेपर ये करने को आपका टॉपिक सेलेक्ट करने को विल बी एक्सप्लोरिंग अ लॉट, आप बहुत सारा गूगल करोगे, काफी जो एक्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स है वो आप देखोगे, तो उससे आपको काफी कुछ जो है इंसाइट्स गैदर होगा कि अभी करेंटली मार्केट में चल क्या रहा है। बिकॉज आपको ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाओ तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपने कोई ऐसा लिखा है क्या रिसर्च पेपर, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो। और वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अभी करंट ट्रेंड चल क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स में चल क्या रहा है। सो अगर आपने वो रिसर्च पेपर लिखा होगा सो यू कैन एक्सप्लेन इट अ वेरी ब्यूटीफुली कि अभी करंट ट्रेंड है क्या, उससे it will be easy to secure your job in that company that you have applied for. So ये चीजें हैं जो an aspirant should take care of before get going into that job market. तो एक लास्ट पॉइंट मेरे को एक ऐड करना था कि जैसे इंटर्नशिप में अगर आप एमबीए करते हो तो आपको 2 महीने का या फिर 5 मंथ्स का इंटर्नशिप मिलता है कोई भी कंपनी में। सो देयर ऑल्सो यू कैन डू अ प्रोजेक्ट जो आगे जाके आप एक क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया है, हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि अगर आप कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट करते हो यू कैन प्रेजेंट इट टू द क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या होता है QCFI बोलते हैं उसको, काफी सारे कंपनीज भी आते हैं उनके प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने को, एंड यू एज अ स्टूडेंट इफ यू गो देयर इट विल बी ह्यूज अचीवमेंट। आपको मतलब कोई आपको उनके तरफ से सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है which you can actually showcase it in your resume. So that is also one thing that you can explore. So don't take internships lightly. You can try as much as implementation of the knowledge that you gain during your learning days into your internship duration. सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो आपको आपकी अगर इंटर्नशिप अच्छी हो गई तो आप उसको जॉब में कन्वर्ट भी कर सकते हो। Right, और ऐसा right, होता है मोस्टली बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है। यस यस यस, उसको एक्चुअली पीपीओ बोलते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं एमबीए के टर्मिनोलॉजी में। काफी सारे कंपनीज देते हैं, इफ यू आर अ गुड कैंडिडेट मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव दैट। और हमारे जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो भी सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में, उनका मैंने देखा है कि वो इंटर्नशिप करते हैं जस्ट फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है। वो वहां तक सीखते नहीं है कि यार कि चलो यार यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर सीख लेता हूँ, कुछ स्किल डेवलप कर लेता हूँ, ठीक है। उनका मोटो ये नहीं होता, उनका मोटो ये है कि 15 डेज 20 डेज के बाद मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। मेरा भी सेम ही केस था, मैंने तो जब मैकेनिकल के टाइम पे था मैंने भी सर्टिफिकेशन के लिए किया था।
बट एमबीए में जाके आई रियलाइज कि नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है मेरे को। क्योंकि यार कॉलेज टाइम में हमारे पास जो 4 साल होते हैं ना, दिस इज द वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। अगर यस हम लोग यस किसी एक स्किल पे भी काम कर दें 4 साल के लिए, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आप आराम से एक यस यस प्रोफेशनल बन सकते हैं किसी भी फील्ड में, इवन कोई सॉफ्टवेयर हो, राइट कोई लैंग्वेज हो, कोई भी चीज हो। सो यस कहीं ना यस कहीं ये चैनल का भी मोटो यही है कि जो स्टूडेंट है उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि आप पहले से ही यस अलर्ट हो जाइए। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे तो कैसा है, फिर आपको एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एग्रीड एग्रीड जो यस आप जो आपने देखा होगा कि एक ग्रेजुएट जो होता है उसको अगर कोई जॉब मिलती भी है तो 10,000 की, 5,000 की, 6,000 की इनिशियल, ठीक है। सो यस यार इतना एक्सपेंस करने के बाद, इतनी फीस, इतना टाइम देने के बाद अगर आपको ये मिलता है तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट फील करते हैं, है कि नहीं। यस अब एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में पूछना चाहूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो मतलब आपका सीटीसी, आपकी प्रोफाइल के बारे में आप अगर कुछ बता सके तो। CTC I'm not comfortable on sharing, but I can share my profile. ओके ओके कि प्रोफाइल क्या है? ओके बेसिकली आई वर्क इन ओके। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट महिंद्रा फाइनेंस का। अभी जैसे महिंद्रा फाइनेंस इज एनबीएफसी, सो काफी सारे उनके ब्रांचेस होते हैं अक्रॉस पैन इंडिया लेवल। सो मुझे ये देखना होता है कि कहाँ पे अपन एग्जैक्टली ब्रांच खोल सकते हैं। बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स होते हैं जो अपने को गेज करना पड़ता है स्टार्टिंग में। एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड कि बेसिकली ब्रांच यहाँ खोल सकते हैं, यहाँ प्रोस्पेक्ट्स जो है काफी ज्यादा है कस्टमर्स के। एंड बेसिकली और भी सारे जो प्रोजेक्ट स्पेस वर्क है वो भी होता है मेरा। जैसे कहाँ पे अपन कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, फिर कहाँ पे अपन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आई ऑल्सो लुक इनटू। तो ये मेरा प्रोफाइल है ओवरऑल। तो सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिक्स्ड प्रोफाइल, प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस। और अब जैसे आपने ऑलरेडी ये चीज बता दी है कि जो भी इसमें एमबीए करते हैं, ठीक है, उनकी एवरेज सैलरी अगर वो टायर 3 कॉलेज से हैं, टायर 1 कॉलेज से हैं, सो अगर पर्सन इस फील्ड में समझ लीजिए उसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकता है। दैट आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर, क्योंकि मेरा भी इस फील्ड में 5 years नहीं हुआ है। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट स्टेटिस्टिक्स कि कितना मीडियन सैलरी हो सकता है आफ्टर 5 years ऑफ जॉब। बट ये सब काफी ओके जो ओके। एक कंपनी का भी एक फिक्स अगर आप सेम कंपनी में रहते हो वहां पे भी डिपेंड करता है कि आप जो कंपनी स्विच कर रहे हो कि सेम कंपनी में हो। तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एज वेल। नहीं वो तो है, जाहिर सी बात है। ये जो यस सैलरी है डिपेंड करेगा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। यस एंड यस इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपने, जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि आपने किस कॉलेज से अपना मास्टर्स किया है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। बट जस्ट यस मैं एक रफ आइडिया चाहता था ताकि एक हाँ स्टूडेंट को हाँ पता चले कि क्या हो सकता है। हाँ। उतना तो आई ऑल्सो डोंट हैव एनी क्लू कि कितना रह सकता है सैलरी आफ्टर 5 years ऑफ वर्क। हाँ, एवरेज सैलरी। एवरेज का आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कितना हो सकता है, हाउ मच अ कैंडिडेट कैन एक्सपेक्ट आफ्टर 5 years। इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड ओके एज ओके। वेल। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो कि बिजनेस एक्सीलेंस कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। सो जो भी हो, कैंडिडेट को जिसमें भी इंटरेस्ट है, मे बी दे कैन गूगल इट एंड देन एक्सट्रापोलेट कि कितना 5 years में कितना हो सकता है मेरा सैलरी। दैट वुड बी द मोर राइट अप्रोच। एवरेज कॉलेज से किया है तो 15 प्लस और मे बी 20 तक यू कैन एक्सपेक्ट। मे बी इवन लेस देन दैट, प्रोबेबली 12 to 20 के रेंज में यू कैन एक्सपेक्ट। And अगर आप you're doing it from a good college, very good college, then it will go up to maybe 25-30 probably. सो अब भाई मैं चाहता हूं कि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को एक फाइनल मैसेज दें रिगार्डिंग ओवरऑल करियर। तो करियर जो है वो फर्स्ट डिसाइड योर इंटरेस्ट कि आपको इंटरेस्ट किस में है। स्पेशली अगर आपको कोई भी फील्ड हो, चाहे मार्केटिंग हो, एचआर, इनफैक्ट एचआर में भी जाते हैं काफी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी। एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फिर ऑपरेशंस हो गया। देन आजकल तो काफी ज्यादा नए फील्ड्स भी आए हैं, एमबीए कॉलेजेस में भी ऑफर करते हैं, जैसे फिनटेक हो गया। फिनटेक भी बेसिकली कॉलेजेस में इंजीनियर्स भी करते हैं। फाइनेंस हो गया। तो यू टू फर्स्ट सी कि आपका इंटरेस्ट किधर है, दैट इज द मेन पॉइंट। एंड देन यू सी कि उस फील्ड में, अभी जैसे अगर आप ऑपरेशंस करें तो ऑपरेशंस में भी कई सारे ऑप्शंस है। तो ऑपरेशंस में आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसका क्या डिमांड है,
that you have to see. And then जो भी नए नए टेक्नोलॉजीज या जो नए नए उसमें ये आते हैं, उस फील्ड में नए नए जो चीजें डेवलप हो रहे हैं, गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कि क्या क्या चीजें हैं, गेट अ नॉलेज ऑफ दैट, सो दैट आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो रिटेंट हो जाए. सो यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ जो भी अपकमिंग ट्रेंड्स है, जैसे एनालिटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, गेट एन हैंग ऑफ दैट कि क्या क्या है वो चीजें, then and learn to apply your concepts to your organization. That is the most important thing. आप जो theory सीख रहे हो, ensure that you apply that in your organization that you are working. So these are some of the things that an aspirant should take care of. और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज था वो मैंने पूछना भूल गया मैं कि ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन जो फील्ड है, इसके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब करने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. हाँ, देखिए बेस्ट कॉलेजेस तो बेसिकली जो पॉपुलर है, एक निट्टी करके है, दैट इज द बेस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियर्स, हैंड्स डाउन इट्स द बेस्ट कॉलेज. Then there is SP Jain. SP Jain is also a very good college. Both these colleges, I think they accept CAT scores. जो CAT score के थ्रू आप जाते हैं कॉलेजेस में. हो सकता है अगर आपको ऐसे कॉलेजेस ना मिल रहे हो, then there are certain other colleges. काफी इनफैक्ट हर एक MBA कॉलेजेस में आपको ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मिलेगा. अगर आप CET के जो MBA महाराष्ट्र CET रहता है उसके थ्रू भी जाओगे, जो भी टॉप टियर कॉलेजेस, चाहे वो सोमया हो, जमनालाल बजाज हो, फिर सिडनैम हो, ये सब में भी ऑपरेशंस रहता है. दीज आर आल्सो एक्सेप्शनली गुड कॉलेजेस. अगर आपको लेट्स से उतना आपका नहीं मिल पाता है बाय दिस थिंग, देन देयर आर सर्टेन अदर कॉलेजेस एज वेल दैट यू कैन एक्सप्लोर. तो ऐसे कॉलेजेस के लिए यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि आप देखो कि वो कॉलेज का प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आपको उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं. So that is the most critical parameters to gauge before taking admission into any colleges that is not so well known. So ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात की भाई आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं ROI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, yes. So रोहन भाई, आपसे बात करके तो बहुत सारी चीजें पता चली और हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया, लगभग सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया. बट इसके अलावा भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. और इसके अलावा जो हमारा मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, वहां से भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं. और अगर रोहन भाई को टाइम मिला तो डेफिनेटली ही विल रिप्लाई. ओके, सो रोहन भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग योर प्रीशियस एक्सपीरियंस. Bye. Take care. Take care. Bye.